हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 69 बीपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ था ना 30 सितंबर को। उसमें कितने सारे क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ जो पेपर 1 में हमारा प्रीलिम्स से पूछा गया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैंने आपको बोला था कि 69 तो 70 भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो 69 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं उसको मैं ये क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ही समझा दूंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज़ विल बी इनेबल्ड बाई 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, आपको आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क के सहायता से कौन सा टेक्नोलॉजी इनेबल हो जाएगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हाँ हो जाएगा, एज कंप्यूटिंग हाँ ये भी हो जाएगा, और नेटवर्क ऑफ स्लाइसिंग्स ये भी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ ना तो लोग उतना वीडियो देख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपको मुझे लग रहा है कि सिर्फ आंसर बता देना है, बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसका मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखो मैं आपके यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ये पीडीएफ एज इन सेम अपलोड हो जाएगा आपके चैनल में, टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, आई होप दैट यू हैव ऑल ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और जितने भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे ना सारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ से आपको अपडेट मिलते रहेगा, साथ ही साथ पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारा, वेट फॉर अ वाइल, या ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारा 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब भी होगा, एज कंप्यूटिंग होगा और नेटवर्क स्लाइसिंग भी होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्या बोलता है, कैसीन हाइजीन्स क्या ये जुपिटर से है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जूनो, जूनो किससे है? तो चलिए एक बार देखो आप पहले क्वेश्चन खुद से पढ़ लो, इसका आंसर मैं आपको सीधा ऐसे ही बता सकता हूँ। देखो इसका आंसर जो है ना वो बेसिकली रहेगा आपका, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में अगर आप जाकर देखते हो तो इसका हाँ ये होगा, इसका ऑप्शन होगा ए होगा। ठीक है, दिस वन ए होगा। तो देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, बेसिकली जो कैसिन हाइजीन ये नासा ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ASI ठीक है का मिशन है, जो बेसिकली किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, ये सैटर्न एंड इट्स रिंग्स। जूनो मिशन आपको पता होगा ये जुपिटर का है, ये किसके द्वारा है जूनो मिशन, ये नासा के द्वारा है। और आर्टेमिस ये तो अकॉर्ड हुआ है, तो आर्टेमिस अकॉर्ड अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये ह्यूमन प्लेस फ्लाइट मून टू मार्स है। साथ ही साथ वेरिटास जो है, ये वेरिटास किसके लिए है, ये भी वीनस के लिए है। राइट, ये हो गया आपका सेकंड नंबर। अब देखो तीसरा नंबर में है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। देखो लिनन, लिनन किसके लिए है, देखो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो मैं डायरेक्ट आपको अगर ऐसे बता दूँ तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, देखो लिनन, लिनन बेसिकली किसके लिए है, तो यहाँ से ऑप्शन आप देख सकते हो, फैक्स प्लांट। कॉयर किसके लिए है, तो कॉयर आपको याद रखना चाहिए कोकोनट प्लांट के लिए है, ये रोड कंस्ट्रक्शन में भी काम आ रहा है। ठीक है, मोहेर, मोहेर आप देखोगे तो ये बेसिकली अंगोरा गोट है, और डाउन जो है ये बेसिकली फेदर्स ऑफ डस्क एंड गीज है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, तो टेनियासिस इज़ अ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, आंत में होने वाली इन्फेक्शन है, जो बेसिकली 3 तरीक़ा से होता है, 3 स्पेसीज ऑफ टेप वॉर्म। ठीक है, जैसे मान लो थोड़ा इंसेक्ट हो गया ये। ठीक है, तो टेनिया सोलियम, टेनिया संगीनाता और टेनिया एसियाटिका। और दूसरा है व्हेन साइस्ट डेवलप इन द ब्रेन द कंडीशन इज़ रेफर्ड टू एज न्यूरो सिस्ट्रियोकोसिस। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा, आप एक बार फिर से खुद से भी कर लोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में कौन सा है, तो क्या कोबरा है, पाइथन है और स्क्विरल है और जावा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कहता है, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ चैट, मतलब जीपीटी में चैट जीपीटी जो है उसमें जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका जीपीटी का फुल फॉर्म आपको क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। राइट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग। तो स्वीट हाँ है, ये बिटर भी है, सॉल्टी भी है, हाँ स्पाइसी ये नहीं है। ठीक है, दिस वन इज़ नॉट द आंसर। यूमानी ये भी है, सोर भी है, और पंजेंट ये नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच में आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखते हो तो अगर एनोरेक्सिया आप देखोगे ये स्लीप डिसऑर्डर नहीं, ये गलत है। इंसोम्निया ये ईटिंग डिसऑर्डर है, इंसोम्निया आपको पता होगा नींद ना आती है रात में, है ना। और ये नेक्स्ट है हमारा डाइप्सोनिया दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाँ सांस फूलना, ये सही है। और
एनोस्मिया, एनोस्मिया ये पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ये क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर्स? तो पल्सर्स क्या है? तो पल्सर्स आप देखोगे तो बेसिकली ये क्या है? ये एक तरह का स्टार्स है क्या? आपको याद है ये क्या है? ये एक है रोटेटिंग न्यूरॉन्स स्टार है, ग्रुप ऑफ स्टार नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ग्रुप ऑफ स्टार नहीं रखना है, ये रोटेटिंग न्यूरॉन स्टार्स है और बेसिकली एक्सप्लोशंस ऑफ स्टार भी नहीं है। ठीक है, अगर इसके बारे में और भी अगर आपको जानना है तो बेसिकली ये हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, लिख दूँ मैं यहाँ, हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा अगर आपको देखना है तो एक बार गूगल में देख लोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कहता है? तो इन द कंटेस्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड LGD जो होता है, व्हाट इज़ यूज्ड एज अ डायमंड सीड? और डायमंड सीड इसमें बेसिकली ग्राफाइट को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो LGD जो होता है उसमें हम डायमंड को किसको यूज़ कर रहे हैं? ग्रेफाइट को, उसको डायमंड सीडी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट इज़ द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट? ये बेसिकली आप अगर रील्स देखते होंगे तो फिल्म से एक शायद कोई बॉर्डर का फिल्म था, बॉर्डर एसोसिएटेड फिल्म था। ठीक है, बॉर्डर में लड़ाइयाँ चल रही थी तो उसमें अजय देवगन शायद बताते हैं। ठीक है, कि बुलेट प्रूफ जैकेट ये बेसिकली किससे बना हुआ रहता है? ये केवलर का रहता है। ठीक है, केवलर ये क्या है? ये बेसिकली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए होता है, एक सिंथेटिक फाइबर है। इससे ज़्यादा आपको मैं क्या बता दूँ, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा आपके लिए, लेकिन ठीक है ये सिंथेटिक फाइबर है और ये बस इतना काफ़ी है। अब देखो आगे देखते हैं, व्हाट इज़ आर द फुल फॉर्म ऑफ HMX? तो HMS का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो ये बेसिकली क्या है? तो ये है हमारा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ठीक है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव जो है इसका फुल फॉर्म है। इसको साथ ही साथ अगर इसको देखोगे तो ये किसके लिए और यूज़ होता है? तो बेसिकली ये न्यूक्लियर डिवाइसेस के लिए भी ये यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022? तो ह्यूमनॉइड रोबोट जो 2022 में लॉन्च हुआ था उसका नाम क्या है? तो आप एक बार देख लोगे फिर से इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का है इसका ऑप्टिमस। ऑप्टिमस जो है इसका ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है। ये एक क्या है? ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल जनरल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। इसको टेस्ला बॉट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? साथ ही साथ टेस्ला बॉट, आप याद रखोगे इसका अलग नाम टेस्ला बॉट भी है। राइट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में अब देखोगे इस क्वेश्चन में तो क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ मैनहट्टन प्रोजेक्ट? आप लोगों ने ओपनहाइमर मूवी देखा है? ओपनहाइमर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो देखो बेसिकली आप अगर ओपनहाइमर देखते तो आपका इसका आंसर तुरंत दे देते। तो ये है क्या? तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है बेसिकली एक ऐसा रिसर्च और डेवलपमेंट है अंडरटेकिंग दैट द प्रोड्यूसर्स द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। पहला न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को बेसिकली डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है? द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर is real and inverted and the image size as that of the object, the position of the object कहाँ होना चाहिए? देखो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि अगर हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ना कहाँ रखते हैं। तो देखो अगर मिरर में अगर रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज़ का है तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर को आप प्लेस कर दोगे और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर ऑब्जेक्ट को पोजीशन करोगे ना तो इमेज फॉर्म जो होगा वो हमारा रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज़ रहेगा। राइट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या कहता है? एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, ये इट इज़ अ डिवाइस विच। तो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या होता है? तो बेसिकली इसका आप आंसर देखोगे तो ये कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका काम क्या होता है? ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज़ नोन एज। तो इसको केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है? तो कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट बोला जाता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ये भी नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट नहीं, ये भी नहीं। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप दैट यू आर ऑल नोइंग दैट। ठीक है, मैं अलग तरीका से भी मार्क कर दूंगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानना है तो देखो बेसिकली इसका आप बस कुछ टर्म जान लो। इसको आप मेज़र करोगे तो बेसिकली ये मोलैरिटी की तरह से, मतलब इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी कॉमनली, या फिर सॉरी
मोलैलिटी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये इम्यून को मतलब अगर मान लो वायरस घुस गया आपके अंदर तो आपको कैसे वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा, तो बेसिकली इसका आंसर होगा बाई इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्यूटेड सार्स कोव 2 वायरस, ठीक है। आप उसी वायरस के एक पदार्थ को बॉडी में इंजेक्ट कर दोगे। तो देखो ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना, ये तो सॉरी रुको, पहले मैं वो समझा देता हूँ। अगर इंजेक्ट कर दोगे तो वही उस वायरस के खिलाफ आपके बॉडी में लड़ेगा और उस वायरस को ख़त्म करेगा। अब चलिए कुछ सार्स कोव 2 के बारे में देख लेते हैं। तो सार्स कोव 2 देखोगे ये एक मतलब अगर आप मतलब कोविड-19 का वैक्सीन आपने पढ़ा होगा तो कौन सा पढ़ा होगा, कोवैक्सीन पढ़ा है, राइट, जो कि मैन्युफैक्चर किया गया था भारत बायोटेक के द्वारा, ठीक है। ये हो गया एक। अब देखो, अब होल इनएक्टिवेटेड मतलब इनएक्टिवेटेड वायरस के बारे में अगर जानते हैं हम लोग, तो ये सार्स कोव 2 ये बेसिकली क्या करता है, ये प्रोटीन को स्पाइक करता है, मतलब आपके बॉडी में इंजेक्ट होता है जो आपको आपकी बॉडी को इम्यून पहुंचाता है, राइट, ठीक है। इतना जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कोविड अब एक पुराना टॉपिक हो गया है तो पूछने की आशा थोड़ा कम रहता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होगा, सॉल्टेड वाटर, हाँ है, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये ऑरेंज जूस ये भी है, लेमन जूस ये भी है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या कहता है कि द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो बेसिकली ये जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, आपको ये याद रखना है। अगर आपको याद है तो अपने करंट अफेयर्स का टॉपिक अगर पढ़ा है तो 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंस मासेस, अगर दो ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास है, दोनों क्या करता है, अगर फ्री फॉल में मतलब नॉर्मली अगर टूवर्ड्स द ग्रेविटी मतलब ग्राउंड की तरफ गिरता है नियर द सरफेस ऑफ द मून, तो देखा जाए तो दोनों का हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा क्या, तो ऐसा है क्या, दोनों का डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अंडरगो ए चेंज इन देयर इनर्शिया, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं होगा। हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो ठीक है, फ्री फॉल ऑफ द बॉडी जो होता है उसका वेलोसिटी सेम होता है अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के तरीके से अगर नीचे वो गिरते हैं तो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर वो डाउनफॉल में जाते हैं तो उनका वेलोसिटी जो होगा वो वुड बी सेम, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो वेक्टर वैक्सीन कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसका क्वेश्चन का मतलब यही कह रहा है। तो वेक्टर वैक्सीन बेसिकली बाय प्लेसिंग द वायरस इन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, द बाई मतलब उस वायरस को मैंने आपको बताया था कि वायरस को जो है हम लोग फिर से मॉडिफाई करके उसी वर्जन में मतलब उसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या कहता है, द प्रोसेस दैट कॉन्टिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट। तो कॉन्टिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट कहाँ पे, मतलब ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसको क्या बोला जाएगा बेसिकली, तो वो होगा हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। वेट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी का PYQ नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार देख लोगे, क्योंकि मैंने उससे बहुत डिटेल तरीके से ओ कोलिजन मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमारा एक होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक होता है हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। तो उसके बाद अगर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री आप जब पढ़ते हो तो मेनली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, अगर प्लेट जो होता है हमारा मतलब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक इसमें क्या होगा, दोनों प्लेट टकराएंगी, तो जब ओशनिक और ओशनिक जब कोलिशन होता है, एक ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है और कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, फोल्ड माउंटेन बेसिकली कॉन्टिनेंटल कोलिजन से फॉर्म होता है। बहुत सारा अर्थक्वेक आ रहा है तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछने का हो सकता है कि कॉन्टिनेंटल अगर कोलिजन हो रहा है तो बेसिकली अगर मतलब देखो फॉर्म तो फोल्ड माउंटेन इससे भी हो सकता है, लेकिन बेसिक तरीका से आप देखो तो बेसिकली वो कॉन्टिनेंटल कोलिजन से ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स अ न्यू क्रस्ट, तो न्यू क्रस्ट कब ऐड होगा, जब सी फ्लोर स्प्रेड करेगा। देखो सी फ्लोर जब स्प्रेड करता है तो एक तरफ क्या होता है, मॉर होता है, मिड ओशनिक रिज, और दूसरी तरफ क्या होता है, ट्रेंचेस होता है, ठीक है। तो मिड ओशनिक रिज जो है वो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है, मतलब लैंड यहाँ बनना स्टार्ट होता है, ट्रेंचेस में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं। द थ्योरी दैट स्टेट्स पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट आर
आर इन कॉन्स्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाई मूवमेंट इन मेंटल इज कॉल्ड। इसको क्या बोला जाएगा बेसिकली? तो अब देखोगे तो पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में बोला गया, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया गया। देखो पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है आर कांस्टेंट और स्लो मोशन ड्रिवन बाय मूवमेंट इन मेंटल। तो मेंटल के द्वारा जो मूव हो रहा है इसको क्या बोला जाएगा? इसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले ये बताया अभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या कहता है? व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ mRNA। तो mRNA का अगर एक्सटेंडेड फॉर्म हम देखते हैं तो ये मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये एक जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ जीन है जो बेसिकली अगर देखोगे तो राइबोसोम्स मतलब रेड बाय राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पीरियड में इसका काम आता है। ठीक है, देखो इसका लॉजिक बहुत है, मैं साइंस के लेक्चर में मैंने आपको समझाया है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। राइट, देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 नंबर क्या बोलता है? अन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, मतलब एसी करंट किनके द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है? तो बेसिकली ये बाई डायनमो। ठीक है, डायनमो वो एक ऐसा डिवाइस है, बेसिकली रोटेट होता है और एसी करंट फ्लो होता है। आप ये याद रख सकते हो, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। मतलब आप ऊपर जनरेटर में केरोसिन तेल डालोगे या फिर डीजल डालोगे, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आपको याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी है। आपको स्केलर और वेक्टर में दोनों में अंतर होना पता होना चाहिए। स्केलर का डायरेक्शन नहीं होता है और वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब देखो मतलब दोनों को मैंने डिफरेंस बता दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 ये क्या कहता है? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन मेडिकल केमिस्ट्री। तो मेडिकल केमिस्ट्री में यूजफुल क्लासिफिकेशन आप देखते हो तो उसको क्या बोला गया है? तो बेसिकली ये मॉलिक्यूलर टारगेट बोला गया है। जो मॉलिक्यूलर टारगेट होता है तो उसको मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन बोला गया है। ठीक है, मार्क कर देता हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल। ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर, एंड करंट डेंसिटी का इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। राइट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 ये क्या कहता है? तो 29 क्वेश्चन नंबर में व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन रेट आपको पता होना चाहिए, स्लो करने वाला और फास्ट करने वाला दोनों। देखो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट बेसिकली स्पीड अप द रिएक्शन होता है, लेकिन स्लो करने वाला कौन रहेगा? तो स्लो करने वाला हमारा रहेगा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो हेट्रोजीनियस जो है मतलब हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो बेसिकली स्लो करता है और होमोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो स्पीड अप द रिएक्शन। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 30 ये क्या कहता है? इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट है। तो इनपुट और आउटपुट नर्व्स कहाँ मैच करते हैं? तो बेसिकली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनपुट और आउटपुट नर्व्स मैच करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इन द कंटेस्ट ऑफ शिपरेक टूरिज्म, अगर शिपरेक टूरिज्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो शिपरेक इन इंडियन वाटर हैज़ बीन, रुको एक बार ले लेता हूँ यहाँ पे, हाँ, इन इंडियन वाटर हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड एट सुंची रिफ, एमली शोलास एंड ग्रैंड आइलैंड। वेयर आर दिस लोकेशन? तो देखो 3 के बारे में बताया गया है बेसिकली। अगर आप देखते हैं तो सुंची रिफ, एमली शोलास एंड ग्रैंड आइलैंड, ये बेसिकली कहाँ पे है? तो देखो अगर आप देखोगे तो ये हमारा है ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। तो ये ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा के पास ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि G20 मेंबर। तो G20 मेंबर के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बोलता है कि G20 मेंबर अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP। क्या ये मतलब क्या है इतना ये प्रेजेंट है? जी बिल्कुल। अबाउट 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उससे ज़्यादा है। अब अबाउट द 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, हाँ ये सही है। तो इसका ऑप्शन मतलब आंसर क्या क्या हो जाएगा? तो ये 1 सही है और मेरा थर्ड भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर फिर से बता दूं तो आपको अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP है। अगर आप देखोगे ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से आप देखते हैं तो ग्लोबल ट्रेड कितना है आप बता सकते हो मेरे को? तो देखो ग्लोबल ट्रेड अगर देखोगे तो लगभग ये 75% तक चला जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको 75% ये होता तो ये भी सही हो जाता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है हु इज़ द हेड ऑफ रशियास वैगनर मर्सनरी ग्रुप। देखो ये बहुत कम आशा है पूछने का क्योंकि अब ये थोड़ा ओल्ड टॉपिक हो गया है। तो वैगनर मर्सनरी ग्रुप का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है हमारा येवेंजी प्रिगोन्ज़हिन। ठीक है, येवजेनी प्रिगोन्ज़हिन। ठीक है, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये किनके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये किनके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो ये बेसिकली
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये लाया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 35 ये क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट। तो क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट पूछा गया है। तो सी रेंग्ड फॉर, मतलब उन्होंने 70 साल तक रूल किया और उनकी एज जब 95 साल थी तो उनकी डेथ हो गई थी। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है। देखो बहुत ज़्यादा वेग टॉपिक है, ठीक है, तो आपको ये रट लेना है और आपको इस तरह क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है एक बार, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 जो कि गुजरात में हुआ था। तो डिफेंस एक्सपो जो गुजरात में हुआ था ना, उसका थीम क्या था? तो इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या है ये? है नहीं, पाथ ऑफ प्राइड, पाथ टू प्राइड, हाँ ये सही है। डिफेंस एक्सपो जो हुआ था उसका थीम क्या था? पाथ टू प्राइड। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ ठीक है, पाथ टू प्राइड। अब देखो द 3 डे सेलिब्रेशन जो हुआ था ना ऑफ थंगयुक्त फेस्टिवल इन, मतलब ठंडी युक्त फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। ये कौन सा थंगयुक्त फेस्टिवल ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? तो देखोगे आपको ये कंट्री यहाँ पे म्यांमार जो है ये इससे एसोसिएटेड है, ये हमारा थंगयुक्त फेस्टिवल, ठंडी युक्त फेस्टिवल। आई होप दैट आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट, अगर गलती हो रहा है तो सॉरी फॉर दैट, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 ये क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो व्हाइट हाउस के द्वारा इट एड्रेसेस द व्हाइट हाउस इज़ 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1800 पेंसिल्वेनिया नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ USA। हाँ सही है। और नवंबर 1 1800 जॉन एडम्स बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक द रेसिडेंस इन द बिल्डिंग। हाँ ये भी सही है। और इट इज़ द सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 234 हमारा ये ऑप्शन है। देखो इस तरह क्वेश्चन आपको, देखो प्रीलिम्स निकालना सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, थोड़ा इसका भी खेल है कि आप कौन सा एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट कर पा रहे हो। नॉट द एलिमिनेशन ऑफ द फॉर्मूलाज और द एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, एलिमिनेशन ऑफ क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। देखो ये बहुत वेग है, इसको याद करना या फिर उस टाइम पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर 2 घंटे में आपको याद रहना बहुत मुश्किल है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह क्वेश्चन अगर आप ओमिट कर पाओ तो प्लीज़ कर ही दो, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम यहाँ पे, अच्छा मैंने ये नहीं बताया क्या, देखो ये 1600 नहीं, 1800 नहीं है, 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, राइट। अब देखो आगे हम देखते हैं कि नेट मीटरिंग जो है वो देखा जाए तो द नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोमोटिंग। तो नेट मीटरिंग आपको पता होगा, ये बेसिकली बिजली विभाग के लिए आया था, है ना। आपको अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखो द बिलिंग मैकेनिज्म जो है फॉर द सोलर एनर्जी बाय द कंज्यूमर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड, ये इसके लिए नेट मीटरिंग ये आया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 ये क्या कहता है कि जो मैगेंटा, टील, मोवा और साइन ये किससे एसोसिएटेड है। तो देखो मैं एक एक करके बता देता हूँ। देखो ये जो हमारा, वेट फॉर अ व्हाइल, हाँ देखो ये है ना मैगेंटा या फिर मैजेंटा। तो मैजेंटा कलर आप देखते हो तो ये होगा हमारा ऑप्शन रेड ब्लू, ठीक है। टील जो है, टील किससे एसोसिएटेड है? तो टील हमारा ब्लू ग्रीन एंड वाइट से एसोसिएटेड है। मोवे ये ब्लू रेड एंड वाइट से है। और साइन जो है ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये बेसिकली हमारा ग्रीन एंड ब्लू से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आप देख लोगे ए का हमारा क्या जा रहा है, ए का 2, ये ए का 2 पहला ही से हो जाए, एक ही बार में हमारा हो गया, ये है ऑप्शन हमारा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 ये क्या कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीप सी सबमरीन एंड इम्प्लोडेड ड्यूरिंग द अंडर वाटर वॉयजेज टू द टाइटैनिक रैकेज। मतलब देखो टाइटैनिक का जो टूटा था ना टाइटैनिक जहाज, उसको देखने के लिए एक ट्यूब गया था, ठीक है, नीचे कुछ लोगों के साथ, शायद आई गेस 7 लोगों के साथ, जो अंदर ही ब्लास्ट कर गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, लोगों का भी डेथ हो गया था। तो उसका नाम क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसका नाम था टाइटन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, देखो फुटवेयर, फैशन और एसेसरीज और इसका डिस्क्रिप्शंस। देखो ब्रीट या फिर बेरेट, ये बेरेट किससे है, ये एक क्या है, एक टाइप ऑफ हैट है, ठीक है। स्टिलेटोस तो आप लोगों को पता होगा, ये कंपनी भी है, ये बेसिकली किस चीज़ की कंपनी है, तो ये टाइप ऑफ सन ग्लासेज है, ठीक है। आई होप दैट आई एम करेक्ट,
ठीक है, वेट फॉर अ वाइल, हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर एविएटर के बारे में बोल रहा है तो एविएटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। स्टिलेटोस ए टाइप ऑफ हेयर स्टाइल वुमेन्स फुटवेयर, ठीक है। दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, रुको एक बार मैं ऑप्शन से फिर से देख लेता हूँ। अगर हम यहाँ देखते हैं ना, इसका आंसर है हमारा बी, ठीक है। देखो, ब्रिड जो है एक टाइप ऑफ हैट है, ठीक है। स्टिलेटस देखते हो, एक ये क्या है, एक ये हेयर स्टाइल है, राइट। एविएटर क्या है, तो एविएटर बेसिकली ए टाइप ऑफ सन ग्लासेस है, और ब्रॉक क्या है, ए टाइप ऑफ मेंस फुटवेयर है, ठीक है। आई होप दैट यू आर ऑल गेटिंग दैट। और ये हमारा शिंगोंग, शिंगोंग क्या है, ई का 1 है, डी का 5 है, डी का 5 है। शिंगोंग क्या है, अ टाइप ऑफ हेयर स्टाइल है, और ई का हमारा 1 है, टाइप ऑफ मेंस फुटवेयर है, ठीक है। आप एक बार फिर से इसको चेक कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43, 43 का क्या है, देखो, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली, तो उन्होंने एथेंस में दिया था, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक था, ठीक है। उस टाइम का आंसर ये एथेंस हो जाता। अब देखो 44 नंबर ये क्या कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो देखो, फ्लशिंग मीडो, फ्रेंच ओपन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जा रहा है। देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्टली पूछा है, ठीक है, इनकरेक्ट नहीं पूछा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखो, वेन्यू रोज वेरडिश, विम्बलडन ट्रॉफी में, नहीं, ये भी नहीं, रोलैंड गैरोस या फिर रोलैंड गैरोस, ये यूएस ओपन, हाँ ये सही है, इन्होंने जीता था। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन जो वुमेन था, इन्होंने मतलब ये किन्होंने जीता था, तो डाफने ऑक्रोस मेमोरियल कप, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड वुमेन में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 और 4, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन बहुत वेग है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, उसमें टाइम जाता है, फिर बच्चे दूर से ही मतलब सिर्फ थंबनेल से ही देखते हैं कि भाई इतना बड़ा वीडियो मैं नहीं देखने वाला, इसीलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट तरीके में बता दिया है। देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, MTSI, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ था 2022 में नवंबर में। इन द फील्ड ऑफ वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्रीज हाउ मेनी लैंग्वेजेस, मतलब कितने लैंग्वेजेस में ये बेसिकली कंडक्ट किया गया है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा 576, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 576। अब देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन, वल्चर कंजर्वेशन के लिए प्रपोज किया गया है बाय नेशनल एक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया में, तो बेसिकली इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु ने इसे कंजर्वेशन अथॉरिटी को लाया गया था, ठीक है, वल्चर का कंजर्वेशन के लिए, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आप देखो क्वेश्चन नंबर 47, तो 47 में पूछा गया है 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टॉर्टोइज जो है, जिसका साइंटिफिक नेम है मोनोरिया एमिस, one of the largest tortoise species in mainland Asia were recently released into which national park of India, तो कौन सा नेशनल पार्क में इसको रिलीज़ किया गया था, यही पूछ रहा है इस टॉर्टोइस को। तो ये टंकी नेशनल पार्क, ये टंकी नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये बेसिकली ये नागालैंड में है, आपको ये याद रखना चाहिए, ये नागालैंड में है ये पार्क, ठीक है। अब देखो, अगर आप टॉर्टोइस के बारे में देख लो, तो ये बेसिकली कौन सा मतलब किस कैटेगरी में, IUCN के किस कैटेगरी में रखा गया है, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, ये क्या कहता है 48 नंबर, देखो, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटरनेशनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो विच कंट्री रिसेंटली, कौन से कंट्री ने इसको इंटीग्रल पार्ट बता दिया था अपना, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक था, इसीलिए तो USA ने बोला है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मतलब बोला गया था उनके राष्ट्रपति के द्वारा सॉरी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49, इंडियाज रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल won which medal in men's 100 meter rifle yes at the ISSF World Championship in Cairo, तो ये मतलब कौन सा मेडल इन्होंने जीता था, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बेसिकली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। इंडियाज रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 हमारा। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाया गया था, ये इम्फेसाइज करता है इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन फॉर्म। और ये विच ग्रेड ऑनवर्ड्स, मतलब कौन से क्लास से वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये बोला गया है। तो बेसिकली ये कौन से स्टैंडर्ड से बोला गया है, तो ये ग्रेड 6 से बोला गया है, 6th स्टैंडर्ड से बोला गया है। ये कब आया था, 2020 में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51, इंडिया साइंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ECTA ये किस कंट्री के द्वारा ये साइन किया गया है, तो बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साइन किया गया है। अगर आप लोगों को डेट पता होना चाहिए तो 29 दिसंबर 2022 को ये साइन किया गया था, ठीक है। बेसिकली ये टैरिफ के लिए था, ठीक है, टैरिफ माफ़ी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52, द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वॉज passed by which of the following countries recently, which requires government official to use simple and easily understandable English language in official document and website। तो कौन से, मतलब द प्लेन लैंग्वेज जो है वो पास किया गया था किस कंट्री के द्वारा रिसेंटली, तो आप देखोगे ये कौन सा कंट्री था, ये न्यूजीलैंड था, ठीक है। न्यूजीलैंड के द्वारा ये प्लेन लैंग्वेज एक्ट पास किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वेग भी है पर ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए आई सपोज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 53, ये क्या कहता है, तो टाइलरडेम्बी फॉसिल ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेन पॉलिनेटर कॉल्ड टाइलरडेम्बिडिस वेयर डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच कंट्री। तो ये कौन से कंट्री में ये डिस्कवर किया गया है, तो इसको पता होना चाहिए। बेसिकली ये रशिया में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। ये फॉसिल है, फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर है, ठीक है, ये फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर यहाँ लिखा गया है, उसका नाम क्या है, टाइलरडेम्बिडिस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में है लिस्बन डिक्लेरेशन जो है ना, विच मेड द हेडलाइंस इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन ऑफ विच एंटिटी। तो लिस्बन डिक्लेरेशन ये किसको कंजर्व करने के लिए लाया गया है, ये बेसिकली ओशियन को कंजर्व करने के लिए लाया गया है, ठीक है। इसका एम क्या है, तो बेसिकली कोई साइंटिफिक तरीका से ओशियन पे, मतलब देखो कार्बन कंसंट्रेशन, मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली, तो कार्बन कंसंट्रेशन जो है ओशियन में बढ़ता जा रहा है, उसके कारण क्या क्या हो रहा होगा, एल नीनो, ला नीना, ये सब टॉपिक, ये सब मतलब इफेक्ट जो है हमारे अर्थ में बढ़ता जा रहा होगा। इसी को रोकने के लिए ये लिस्बन डिक्लेरेशन लाया गया था, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा कौन सा एनिमल नहीं जाना गया था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हॉर्स, ठीक है। आपको ये हॉर्स पता होना चाहिए इंडस वैली, क्योंकि वहाँ पे बुल, एलिफेंट ये सब पता था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 56, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा नहीं है, कुतुब मीनार ये है, रेड फोर्ट ये भी है, इंडिया गेट ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर देखा जाए तो टोटल कितने हैं, तो 34 हमारे कल्चरल हैं, ठीक है, और 7 जो है वो हमारा नेचुरल है, और 1 क्या है, एक आपको यह याद रहना चाहिए कंचनजंगा, ये हमारा मिक्स्ड है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 57 ये क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ DPSP जो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से बोरो किया गया है, आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बेसिकली ये आयरलैंड से बोरोड है, ठीक है, आपको पता होगा। DPSP जो है हमारे पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो अगर आपको मन है तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो सिक्किम जो है वो फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कब बनता है सिक्किम। तो सिक्किम जो है वो फुल फ्लेज्ड इंडियन स्टेट बेसिकली कब बन जाता है, तो ये 1975 में फुल फ्लेज्ड इंडियन स्टेट बन जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बिल जो है वो अप्रैल 1974 में लाया गया था, अप्रैल 1974 में लाया गया था, इसको पास कर दिया गया था 1975 में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेंसीज इज़ कॉस्टलीस्ट। तो यूरो, पाउंड स्टेरलिन, US डॉलर और नन ऑफ द अबव में से सबसे कॉस्टलीस्ट मतलब सबसे महंगा कौन सा मतलब करेंसी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाउंड स्टेरलिंग जो है वो बेसिकली 100.56 है, ठीक है। मतलब 1 पाउंड स्टेरलिंग जो है वो 100 रुपया मतलब 100.56 रुपया के बराबर आता है। डॉलर कितना है आपको अभी याद है प्रेजेंट टाइम पे,
अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 क्या कहता है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक द बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन बाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कार्बन एमिशन कब तक बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने प्लेज किया है कि हम पूरा ख़त्म कर देंगे अपने स्टेट को, वो बता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2024, ठीक है, कार्बन एमिशन बाई 2024, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही वेग है क्या, ठीक है, ठीक है, वो अपने स्टेट का बता रहा है इसलिए उस तरह है आंसर, ठीक है। उसने वो नेट ज़ीरो कब तक लिया है, तो नेट ज़ीरो वो 2070 तक लिया है। आपको याद रखना है, जब इंडिया ने नेट ज़ीरो अपना टारगेट किया है तो बिहार ने भी अपना नेट ज़ीरो उसी टाइम टारगेट किया है। अब देखो इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्तूपा चैत्या विहारा इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता होना चाहिए चैत्या विहारा ये किसके कहाँ से रिलेटेड है, तो आजीविका सेक्ट से है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैष्णव सेक्ट नहीं, यहाँ भी नहीं। बुद्धिज़्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धिज़्म से बेसिकली स्तूपा चैत्या और विहारा जो है वो बेसिकली रिलेटेड है। अगर आप कहाँ देखना चाहते हो चैत्या विहारा ये सब कहाँ, मतलब अगर देखना चाहते हो तो बेसिकली अगर आपको याद होगा या फिर आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा तो आप इसको एज इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है, विहारा जो है वो बेसिकली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। चैत्या श्राइन सेंचुरीज और टेम्पल्स होता है, बेसिकली अगर आपको याद होगा तो वो प्रेयर हॉल होता है, ठीक है। ठीक है, इतना नॉलेज काफ़ी है। चलिए आगे चलते हैं। 62 इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज़ सुजनी इन बिहार। देखो सुजनी इन बिहार ये होता क्या है, तो सुजनी एक तरह का एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। आपको पता होना चाहिए एक तरह का ये मतलब एम्ब्रॉयडरी है, मतलब देखा जाती है ओल्ड क्लोथ को यूज़ किया जाता है, ठीक, मतलब इंस्क्राइब करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 अगर हम देखेंगे तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार के बारे में कौन सा कथन गलत है पूछा गया, ये आपको याद रखना है। ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखो इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, यहाँ बांका में नहीं है। अब बताओ मेरे को कहाँ पे है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय किंग गोपाला वन ऑफ पाला डायनेस्टी, क्या ये सही है, तो नहीं, ये भी सही नहीं है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं द वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म फ्लरिश्ड हियर, हाँ बिल्कुल सही है, वज्रन यहाँ से फ्लरिश हो गया था, ठीक, आगे बढ़ गए थे। और अदर सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी लॉजिक लॉ ग्रामर फिलॉसफी वेयर ऑल्सो टॉट हियर, हाँ ये बिल्कुल, ये दोनों सही है। ये बेसिकली अगर आप मेरे को ये बताओ ये कहाँ पे बेसिकली ये कहाँ पे प्रेजेंट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और देखो इट वॉज इस्टेब्लिश, ये किन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो बेसिकली ये इट वॉज बाय पाला डायनेस्टी किंग के द्वारा, धर्मपाला, ठीक है, पाला डायनेस्टी किंग धर्मपाला के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू, तो बेसिकली यहाँ पूछ रहा है बाबर इंडिया में क्यों आया था। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं, देखिए एक मिनट, हाँ, द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब अराइवल ऑफ बाबर इनटू द लेड द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इनटू द सब कॉन्टिनेंट, नहीं ऐसा नहीं है। साथ ही साथ सॉरी इंट्रोडक्शंस ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्चर, नहीं ऐसा नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिद डायनेस्टी इन रीजन, हाँ ये सही है। और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन द वारफेयर, हाँ ये भी सही। देखो गन पाउडर यूज़ किया गया था, लेकिन बहामनी किंगडम जब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो वहाँ भी गन पाउडर यूज़ किया गया था, तो हो सकता है इसीलिए बीपीएससी ने इसका आंसर जो है, इसका आंसर की जो ये सी लाया था, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, चलिए। ऑटोमन एम्पायर के द्वारा भी बहुत सारा यूज़ किया गया है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन है विच ऑफ द या फिर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज कॉल्ड बाबल मक्का गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो गेट ऑफ मक्का किसको बोला गया है, तो ये सूरत को बोला गया है गेट ऑफ मक्का, ठीक है। अष्टप्रधान जो है वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो अष्टप्रधान बेसिकली ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कौन से राजा महाराजा के टाइम पे है, तो ये बेसिकली मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में अष्टप्रधान के बारे में बोला गया है। देखो मैं बता सकता हूँ कि 8 का नाम बता सकता हूँ, लेकिन ठीक है वो आप एक बार खुद से चेक कर लोगे, राइट। अब देखो नेक्स्ट है द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मिनी, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मिनी ये हमारा अजंता केव में लोकेटेड है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के द्वारा क्या क्या है। फाहियान वॉज द चाइनीज़ पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा। तो फाहियान आया था, क्या ह्यूएन सेंग आया था, कौन आया था बताओ। साथ ही साथ ह्यूएन सेंग वॉज द चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता टू। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। देखो फाहियान जो है ये चाइनीज़ पिलग्रिम था जो चंद्रगुप्ता टू के टाइम पीरियड में आया था, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये चंद्रगुप्ता टू के टाइम पीरियड में आया था। और ह्यूएन सेंग जो है वो बेसिकली एच से एच है, मैंने बताया है। देखो मैंने हिस्ट्री का भी पूरा लेक्चर, मतलब देखो हमारे चैनल में अगर आप जाते हो तो बीपीएससी का फुल कोर्स, मतलब कोई भी इसमें पैसा नहीं लगने वाला है, उसका आप देख सकते हो। मैंने एक जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा एक साथ, और बिहार इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग मैंने डिस्कस कर लिया है, आप एक बार जाके देख सकते हो, ठीक है। उसी में मैंने बताया है कि एच को आप एच से रिलेट करोगे तो ह्यूएन सेंग के टाइम पे में हर्षा आता है और फाहियान के टाइम पे चंद्रगुप्ता टू, ठीक है। अब देखो और जितने भी चाइनीज़ ट्रैवलर या फिर फॉरेन ट्रैवलर आए हैं, मैंने उसका भी एक लिस्ट बनाया है, आप मेरे शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो भी बना दिया है 60 सेकंड का, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो, राइट। अब देखो 69 क्वेश्चन नंबर, ये क्या कहता है कि देखो चराका, तो चराका किससे एसोसिएटेड है, तो चराका हमारा एसोसिएटेड है, ये मेडिसिन है, ये ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्मगुप्ता ये मैथमेटिक्स है, वराहमिहिरा, तो वराहमिहिरा ये क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी है, और विशाखदत्ता, विशाखदत्ता ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। आई होप दैट नहीं, ये विशाखदत्ता ये प्ले राइट है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया। तो नवरोज बेसिकली किनके द्वारा इंडिया में लाया गया था, तो नवरोज लाया गया था बलबन के द्वारा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71 है। नाथपंथीस सिद्धास और योगीस मेड डिवोशनल रिलीजियन पॉपुलर। तो नाथपंथीस सिद्धास और योगीस ये बेसिकली कौन से रीजन को पॉपुलर कर रहा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये नॉर्दर्न इंडिया को पॉपुलर किया था, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए, नॉर्दर्न इंडिया को पॉपुलर किया गया था। अब देखो नेक्स्ट हमारा, इसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो मैं बोलूँ तो मैं बता दूं, ठीक है। देखो नाथपंथी सिद्धा और योगा जो है बेसिकली रेनन्सिएशन और ट्रेंड दैट द वे टू सैल्वेशन वॉज थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ शेपलेस अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। मतलब देखो बेसिकली ये ह्यूमैनिटी में कैसे यूनिटी लाया जाए, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72, तो 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच। तो आई होप दैट यू हैव रेड वुड डिस्पैच, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए ये बेसिकली क्यों आया था, ये बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए आया था, है ना। देखिए इसका ऑप्शन में क्या क्या कहता है, तो वुड डिस्पैच जो है इट रिकमेंड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शंस या फिर इंस्ट्रक्शंस ऑफ हायर स्टडीज़, साथ ही साथ इट लेड द स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। हाँ सी बोथ 1 और 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73, तो 73 क्या कहता है, द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैथिली लैंग्वेज जो है वो बेसिकली कब आया था, तो ये बेसिकली कर्नाट डायनेस्टी के टाइम पीरियड में आया था। कर्नाट डायनेस्टी का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो 1097 AD है ये कर्नाट डायनेस्टी का टाइम पीरियड, ठीक है। अब चलो हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, तो विच सिटी सर्व द कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम मगधा ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक के टाइम पीरियड में मगधा का कैपिटल कौन था, तो मगधा कैपिटल राजगृह था, ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप और भी मतलब इसमें आप देखते हो तो ये हरियंका डायनेस्टी का, शिशुनाग डायनेस्टी का, नंदा डायनेस्टी का और मौर्यन डायनेस्टी का ये राजगृह ऐसे रहा है, ठीक है। हरियंका डायनेस्टी का लिख दूँ मैं, हरियंका डायनेस्टी, आपको सब राइटअप्स मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो, है ना। शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, नंदा डायनेस्टी, साथ ही साथ मौर्यन, ठीक है, इनके टाइम पीरियड में ये एज इन कैपिटल था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट सही है, तो इट वॉज इनेक्टेड बाई लॉर्ड लिटन, हाँ बिल्कुल सही है। इट केम टू बी नोन एज अ गैगिंग एक्ट, हाँ ये भी सही है। द एक्ट वॉज रिपेल्ड बाई लॉर्ड रिपेन, ऐसा है, हाँ ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 और 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77, आई होप दैट
हाँ, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 ये क्या कहता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन ऑफ 1870 करेक्ट है। तो इट वॉज फर्स्ट स्टेप डैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस, क्या ये सही है? तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वेयर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो जाता है, ये हमारा सही है। फिर इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई द एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी, हाँ ये भी सही है। और साथ ही साथ इट फोकस्ड, मतलब इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ प्रोविंसेस, हाँ ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? आप देखोगे तो 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं 1 3 4 कहाँ पे है। तो देखो ऑप्शन बी आपका 1 3 4 ये सही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपका नीति सारा जो है एज एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स, ये किन के द्वारा लिखा गया है? तो नीति सारा ये किन के द्वारा लिखा गया है? अगर इसका आंसर आप जानना चाहते हो तो इसका आंसर है हमारा कमन डका के द्वारा नीति सारा जो अर्ली पॉलिटिक्स का किताब है, जो बेसिकली कमन डका जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फतवा ई आलमगिरी वॉस रिटन बाई, तो फतवा या फिर फतुहात ई आलमगिरी ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये बेसिकली ईश्वरदास नगर के द्वारा लिखा गया है। आई होप दैट आप माइंड नहीं करोगे, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ये बेसिकली 1698 में लिखा गया है ईश्वरदास नगर जी के द्वारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 क्वेश्चन नंबर में ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघावर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर द परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धा टेम्पल एट गया। तो बेसिकली किनको भेजा गया था? ये समुद्रगुप्ता को भेजा गया था। ये तो आपको रटा हुआ रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखो चाइनीज सोर्स मेघावर्मन के द्वारा आप जानते हो, तो मतलब मेघावर्मन अगर चाइनीज सोर्स की किताब है उसके द्वारा अगर देखते हैं तो मतलब रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू समुद्रगुप्ता, तो श्रीलंका के द्वारा एक मिशनरी भेजा गया था समुद्रगुप्ता को, क्योंकि उनको परमिशन चाहिए था। क्यों परमिशन चाहिए था? तो उनको एक मतलब मोनेस्ट्री बनाना था बोध गया में, ठीक है। अब चलिए देखो, आपको अगर बहुत ज़्यादा जानना है समुद्रगुप्ता का टाइम पीरियड अगर आप जानना है तो 330 से लेके 380 एडी ये इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन 18 है, व्हेन वॉज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बिहार सबसे पहली बार कब सेपरेट हुआ था ब्रिटिश रूल के अंतर्गत? जिसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ए 1912, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ए 1900, ऑप्शन नंबर ए 1912 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार बाइफर्केट हो गया था। एक बार और हुआ था 2236 में, किससे हुआ था वो? उड़ीसा से, है ना। अब देखो नेक्स्ट, ये सब मैंने सब पढ़ाया है कंटेक्स्ट पर, एक बार देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 81। ये क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो क्या कहता है कि लेक विक्टोरिया जो है इज़ द 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, लेक विक्टोरिया है, ये सही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा ये लेक विक्टोरिया जो 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नहीं है। साथ ही साथ इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, क्या ये सही है? तो हाँ ये सही है, ये ग्रेटेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय कंट्रीज तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केनिया। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मुश्किल है, ठीक है। ये भी गलत है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब देखो अनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इट द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम द लेक विक्टोरिया इज नाइल रिवर विच एग्जिस्ट द लेक नियर जिंजिया और उगांडा। हाँ ये सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3 इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 82 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीट वेव्स। तो हीट वेव्स के बारे में यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो हीट वेव्स इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 30 डिग्री और मोर फॉर द प्लेन। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है, मतलब गलत हो जाता है। यहाँ 30 नहीं 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था, राइट। अब देखो ज़्यादा मतलब 40 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए था। हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द स्टेशन रिचेस एटलीस्ट 40 डिग्री और मोर फॉर द हिली रीजन। तो हिली रीजन के लिए कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया, मतलब दोनों ऊपर नीचे मिसप्लेस कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 और 2। देखो क्वेश्चन नंबर 83 ये क्या कहता है? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो आपको ये याद रहना चाहिए, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये किन के टाइम पीरियड में आए थे? जैक्वस कार्टियर ये किन के टाइम पीरियड में आए थे? मतलब ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस अब देखते हो तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इटली, ठीक है।
अब देखो, जैक्वस कार्टियर फ्रांस से आए थे। सर फ्रांसिस ड्रेक ये बेसिकली यूके, एंड फर्डिनेंड मैगलन ये पोर्चुगीज से आए थे। ठीक है, तो डी का वन कौन सा है? ये है ए, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, एक बार देख लो, गूगल में भी देख लोगे, ऐसा सही है ये। ओके, सबसे मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं है। अब देखो, द एमारेट्स ऑफ यूएई, तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनाइटेड अरब एमारेट्स। तो एमारेट्स जो है ये बेसिकली किसको किसको मतलब किसको मिला के बनाया गया है। तो बेसिकली ये अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उमल क्वाइन, फुजिरा, राशल खैमा। ठीक है, इनको मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 ये क्या कहता है? द रिवर सुवर्णरेखा जो है ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये नगरी जो है ना, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड, प्रेजेंट झारखंड में है शायद। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये वहाँ से निकलती है और ये रांची में है। ठीक है, रांची में है। अगर आप लेंथ देखना चाहते हो सुवर्णरेखा का, तो ये कितना होना चाहिए? 395 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार? तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, हाँ ये यहाँ पे है। दुधवा ये कहाँ पे? ये यूपी में है। गजनर या फिर हाँ गजनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो गजनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप देखोगे ये कहाँ पे, ये आप कमेंट से बता सकते हो। साथ ही साथ भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार साउथ वेस्ट ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैंगेटिक डॉल्फिन। तो गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बोल रहा है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज द इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। हाँ ये सही है। इट डज नॉट हैव क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट्स इफेक्टिवली ब्लाइंड। हाँ ये भी सही है। नेविगेशन एंड हंटिंग्स आर कैरीड आउट यूजिंग द इको लोकेशन। ठीक है, इको लोकेशन मतलब वो इको लोकेशन का मतलब समझ रहे हो ना, वो क्या करते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो जो साउंड रिफ्लेक्ट होता है ना उसके हिसाब से वो अपना डायरेक्शन अदा करते हैं, चलते हैं। ठीक है, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। बिल्कुल ये सही है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक। तो गंडक का दूसरा नाम क्या है? नारायणी है। आपको ये याद रहना चाहिए, गंडक का अदर नेम नारायणी है। अब देखो, गोल्ड इज़ फाउंड, तो यहाँ पे सोने के बारे में बात कर रहा है, मतलब सोना के बारे में बात कर रहा है। तो गोल्ड इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ये जमुई में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। द त्रिवेणी कैनल जो है ये हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो त्रिवेणी कैनल ये से देखो फैक्चुअल है और बिहार स्पेशल का है। ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए, ये गंडक में है। ठीक है, अगर आप गंडक मतलब गंडक के बारे में, मतलब त्रिवेणी कैनल के बारे में अगर पढ़ना चाहते हो तो अभी खुद से देख लोगे। ठीक है, ये बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट अगर ये चलता है तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली चंपारण, ठीक है, चंपारण, सारण, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। ठीक है, दरभंगा एंड सिवान और वैशाली। ठीक है, आप एक बार खुद से पढ़ लोगे, लिख लोगे। ठीक है, प्लीज़ मेक नोट ऑफ दैट, इंपॉर्टेंट है वो, है ना। देखो असर्शन देखते हैं तो रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड जो है वो बेसिकली फाउंड ऑन घाना। सॉरी मैं मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, खुद से लिख लेना। ठीक है, देखो रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड मतलब गोल्ड डिपॉजिट कहाँ कहाँ पाया गया है? तो घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील। क्या ये सही है? तो हाँ ये सही है। साथ ही साथ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कंटिनेंट्स वेयर जॉइंट टुगेदर अलॉन्ग द अटलांटिक कोस्ट। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। ये क्या कहता है? बिहार जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली ये मैच मतलब रॉक सिस्टम के बता रहा है। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है ये बेसिकली क्रिएटेड बाय रैपिड डिपोजिशंस ऑफ एल्यूवियम बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। देखो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम है। ठीक है, ए का हो जाएगा हमारा 3। विंध्यन रॉक सिस्टम ये बेसिकली सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट एंड शेल्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द रॉक सिस्टम है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। अब क्वार्टनी रॉक सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो क्वार्टनी रॉक सिस्टम बेसिकली ये क्रिएटेड बाय रैपिड डिपोजिशंस ऑफ एल्यूवियम बाय हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर। ये हो जाएगा इसका आंसर। साथ ही साथ टर्शियर रॉक सिस्टम देखोगे तो आप देखो इसका ऑप्शन क्या बन गया? तो कैन बी
फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मेरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव comprising 21 island with estuaries, beaches, forest of near shores environment, sea grasses, coral reefs, salt marshes and mangroves। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेसिकली ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये बेसिकली ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु है, को याद रहना चाहिए, ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, है ना। ये आपको इतना याद रखना, कम से कम इतना आपको ध्यान रहना ही चाहिए। ठीक है, इसका कहाँ पे प्रेजेंट है? ये बेसिकली ये मैनन बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये प्रेजेंट है। ठीक है, MAB यूनेस्को, प्लीज़ आप ये याद रखोगे। ठीक है, अब MAB के अंदर कितना आता है? 12 है, 13 है, आप एक बार ध्यान रखोगे। ठीक है, MAB के अंतर्गत कितना आता है? ठीक है, व्हाट इज़ द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू भूटान लोकेटेड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम ऑफ ग्रीनविच 0 डिग्री सेंटीग्रेड है 12 बजे। तो ठीक है, तो इसका क्या होगा टाइम पीरियड? देखो ये बेसिकली कितना डिग्री बता रहा है? 0 डिग्री, और ये 90 डिग्री के बारे में बता रहा है। तो देखो ऐसे होना चाहिए, 1 घंटा जो है 15 डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री कितने घंटे के बराबर होगा? तो 15 6 90, तो 6 घंटा, है ना। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 6 घंटा है, तो 12 बजे वहाँ बज रहा था, तो यहाँ पे बेसिकली कितना बजेगा? तो यहाँ पे 12 + 6, तो 6 बजेगा, 6 PM होगा। ठीक है, मैंने यहीं पे आपको कैलकुलेट करके बता दिया, ये वेरी इजी है। ठीक है, आपको ये बस ये कंसेप्ट आपको ये याद रखना, 1 घंटा जो है 15 डिग्री के बराबर होता है। अब उसके बाद अगर मान लो आपको डिग्री दिया हुआ है, तो ग्रीनविच मेरिडियन से उससे कैलकुलेट करोगे कितना डिग्री है, और डिग्री से इसके बाद उसको बना दोगे। ठीक है, आई होप दैट यू आर नोइंग दैट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 95 ये क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है? तो नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक सिस्टम, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माइका जो है वो कोडरमा में फाइंड होता है, मिलता है, हाँ ये सही है। उसमें कडप्पा सीरीज इज़ अ फेमस फॉर डायमंड, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कडप्पा किसके लिए फेमस है बताओ? देखो आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये सब जो है ना यहाँ पे मतलब कडप्पा में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो पेट्रोलियम रिजर्व बेसिकली इज फाउंड इन अरावलीज। तो पेट्रोलियम रिजर्व क्या अरावली से मिलता है? तो देखो यहाँ पे मार्बल या फिर क्वार्ट्जाइट ये सब मिलता है। ठीक है, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ठीक है, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, कडप्पा मैंने आपको बता दिया, बेसिकली निकल, मैग्नीज, है ना, ये सब पाया जाता है। अब चलो आगे देखते हैं, धारवाड़ किसके लिए फेमस है बताओ? धारवाड़ रॉक मतलब फेमस, मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली धारवाड़ रॉक में है क्या क्या पाया जाता है? तो बॉक्साइट, ऑर्कर, मिनरल्स, आप ये याद रख सकते हो, वहाँ पे ये सब पाया जाता है। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन अ ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। तो 1 डिग्री के इंटरवल में आप देखोगे तो टोटल कितना है? 179, 180 मतलब नहीं है। ठीक है, काउंटिंग और 180 अब करना है, लेकिन है वो 179, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक है ये सब। अब देखो नेक्स्ट है, द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन जो है फ्रॉम मीन सी लेवल कितना है? तो एवरेज हाइट ऑफ कोसी फ्रॉम मीन सी लेवल कितना है? तो बेसिकली ये नन ऑफ द अबव है, क्योंकि देखो एवरेज हाइट ऑफ कोसी आप देखोगे ना तो बेसिकली कितना है? 54 है, 54 मीटर। फ्रॉम नेपाल बॉर्डर आप देखते हो ना बेसिकली, तो बेस ऑफ खगड़िया 36 मीटर, कुर्सेला ये कितना है? 25 मीटर। देखो छोड़ो, उतना ही याद रखना है आपको, 54 ये आंसर होना चाहिए आपका। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 98। देखो ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट एट ईच अदर। तो कौन सा इंडियन स्टेट है, कौन सा प्लेट्यू है? बेसिकली प्लेट्यू पूछ रहा है तो आपको ये याद रहना चाहिए, बेसिकली बघेलखंड प्लेट्यू है। ठीक है, और अगर आप वो मतलब ये स्टेट पूछे तो मध्य प्रदेश याद रखना चाहिए। ठीक है, MP। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 99 ये क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 99 में विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री। तो तिब्बत बाउंड्री के अलॉन्ग कौन सा स्टेट मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा है। ठीक है, अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड का, वो सिचुएटेड नहीं अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री। 3 डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड में है, जो बेसिकली आपको याद रखना है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, चमोली, और एक कौन सा हमारा उत्तर काशी। ठीक है,
ये बेसिकली तिब्बत से सटा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 100, विच वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लोज। तो एल नीनो करंट किधर से किधर, तो पैसिफिक ओशन में फ्लो करता है, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए बेसिकली पेरुवियन करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ना, पेरुवियन और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पास लो प्रेशर जनरेट होता है और पेरू में हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो जहाँ से लो प्रेशर जनरेट होगा वहाँ से एयर उठेगा और यहाँ पे सबडक्ट नीचे डाउन आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल टर्म्स में क्या होता है, एयर ये नॉर्मल हो गया, लेकिन एबनॉर्मल में यहाँ से प्रेशर, यहाँ से एयर इधर जाएगा, ठीक है, और ये एल नीनो ले आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है एल नीनो में क्या होता है, किसी टाइम पीरियड में मतलब 3 से 4 साल के अल्टरनेट में सूखा पड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और बारिश इंडिया में बारिश की कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 107, ये क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलेजियम सिस्टम। तो कोलेजियम सिस्टम बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कोलेजियम सिस्टम का सही है। द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इज 5-member बॉडी विच इज़ हेडेड बाई अ इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एंड कंप्राइजेस 4 अदर जजेस। सीनियर मोस्ट जज जो होता है ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम, हाँ ये सही हो जाएगा। द पार्लियामेंट बाई लॉ हैव इवॉल्व द कोलेजियम सिस्टम, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलेजियम सिस्टम, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलेजियम सिस्टम। और कोलेजियम सिस्टम, हाँ ये सही, सॉरी फॉर दैट, ये सही हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स ये सही है, ठीक है। ये मतलब सिर्फ कोलेजियम सिस्टम से ही ये अपॉइंट होते हैं। और जो कोलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993 बाय जस्टिस PN भगवती इन लैंडमार्क फर्स्ट जज केस, तो नहीं ये गलत है। ये कोलेजियम सिस्टम जो है ये बेसिकली मतलब फर्स्ट जज केस में नहीं आया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 102, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं इसमें कहाँ है इसका ऑप्शन। ओके यस, एक और वहाँ पे मैं दिख रहा है, एक और कहाँ गया, देखिए इसमें है इट एडेड 3 वर्ड्स टू द प्रीएम्बल, सोशलिस्ट सेकुलर और सोशलिस्ट सेकुलर और इंटेग्रिटी, हाँ ये सही है, ठीक है। अब देखो इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं बिल्कुल भी ये गलत है। अब देखो ये गलत हो गया, तो इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 47, हाँ ये सही नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ पार्ट गलत है। अब देखो नेक्स्ट है इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है इसका ऑप्शन, उसके ऑप्शन के हिसाब से 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिटी टू डिक्लेयर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब आर, तो कौन सा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तो देखते हैं। इंडिकेशंस ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स, हाँ ये सही होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव कल्चर, हाँ ये भी सही होना चाहिए। शाइनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, तो शाइनेस मतलब थोड़ा वो रिप्रेजेंट होने में थोड़ा हिचकिचाते हो, हाँ ये भी सही है। बैकवर्डनेस एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन, हाँ ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ऑफ ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। देखो इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स होना चाहिए, कोई पुराना इसका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना कि इसमें से एक ट्राइट ये जो है ना ये हटा दिया गया है प्रेजेंटली, तो आपको इसको प्लीज़ पढ़ लेना है, आप एक बार इसको ध्यान दोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है टोटल PYQ में। देखो PYQ पढ़ने का मतलब ही यही है कि उससे आपको निचोड़ निकालना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे आगे पढ़ना है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 ये क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर चलिए पढ़ते हैं। फ्रॉम विच फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन द रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, ये बेसिकली USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो बेसिकली आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 है, ठीक है। और कौन से पार्ट में आता है, ये पार्ट 3 में आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, तो अनटचेबिलिटी जो है ये इज़ अबॉलिश्ड बाय द आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंतर्गत हटाया गया है, ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट
रेस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज़, मतलब हाई कोर्ट में कितने सारे जज रहेंगे, ये बेसिकली कौन डिसाइड करेगा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करेंगे। अगर इससे एसोसिएटेड आर्टिकल आपको जानना है तो आर्टिकल 216 के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है ये हाई कोर्ट के जज को, मतलब कितना जज रहेंगे वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 107, द फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो बेसिकली इसका ये शेड्यूल कास्ट रहेगा, ठीक है। द फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली किससे रहता है, ये शेड्यूल कास्ट ग्रुप ऑफ द पीपल से रहता है, और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज इनहेबिटेड बाय द इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड पीपल से रहता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। तो देखो क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये कब आया था, ये केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। इसका ईयर अगर आप जानना चाहो तो मैं बता देता हूँ, 1973 था, ठीक है, कोई याद रखना होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 ये क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज लिस्टेड वन विद दैट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ईयर, मतलब कब कब ये पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश किया गया है उसके बारे में ये बता रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हाँ ये 1964 में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये कब हुआ था, 1925 में। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के बारे में पूछ रहा है, तो बेसिकली 1984 में आया था। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC ये कब आया था, ये 1998 में आया था, ठीक है। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे हम देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हर मदर टंग। ये किस आर्टिकल के तहत स्पीकर जो है वो अलाउ कर सकते हैं, तो बेसिकली आर्टिकल 120 क्लॉज 1 के तहत स्पीकर जो है वो अलाउ कर सकते हैं मेंबर को ऑफ द हाउस कि आप अपने मदर टंग में बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 111। तो क्वेश्चन नंबर 111, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दैट इज FER ऑफ RBI इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में यहाँ पे अगर हम पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांसशिप पोजीशन। इसमें सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के बारे में अगर हमको पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑल ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए, ठीक है। आपको ये याद रहना चाहिए, ये FCA, गोल्ड और SDR और रिजर्व ट्रांस के पोजीशन जो है ये सब कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 112। तो ये क्या कहता है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रूल ऑफ ओरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या ये सही है, चलिए आगे और पढ़ लेते हैं। रूल ऑफ द ओरिजिन हेल्प्स द कस्टम एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशंस एंड फीस अप्लाई टू द गिवन प्रोडक्ट। क्या ये सही है, तो हाँ ये सही हो जाएगा। फिर दीज आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, हाँ ये भी सही है। द इम्पोर्टेंस इज derived from the fact that duties and restrictions in several cases depends upon the sources of imports, हाँ ये भी सही है। तो इसमें अगर 2, 3, 4 सही हो जा रहा है तो हाँ ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसमें सही हो जाएगा। मतलब रूल ऑफ ओरिजिन्स आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, हाँ ये भी सही हो जाएगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 113, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 year ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 10,000 लाइफ बर्थ। क्या ये सही है, हाँ ये सही है, ठीक है। हाँ नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पर 10,000 यहाँ पे वो सिस्टम जो है ना गलत है, ठीक है। वो इन्फेंट मतलब यहाँ पे 1000 लाइफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। यस 1000 लाइफ बर्थ होगा, ठीक है। अब देखो द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन ईयर 1950 वाज 189.6। क्या ये सही है, तो हाँ ये सही है। थोड़ा फैक्चुअल है क्वेश्चन, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये सही है। फिर एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS बुलेटिन ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट विद द हाइएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन ईयर 2019 वाज उत्तर प्रदेश। क्या ये सही है, तो नहीं ये गलत है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। तो कौन सा मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा था, तो अगर आपको डेटा याद इकोनॉमिक सर्वे में है तो ये MP है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 114, ये क्या कहता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस एज अ कंसेप्ट इज़ बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स। तो ह्यूमन कैपिटल
फॉर्मेशन जो है बेसिकली ये कैसे किया जाएगा, तो बेसिकली इंक्रीजिंग स्किल लेवल से, साथ ही साथ इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 115। तो क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो देखिए इसमें बैंक्रप्सी refers to financial state in which the individual or entity is unable to pay off their debt as they become due। क्या ये सही है? तो नहीं, ये गलत हो जाता है। द इंसॉल्वेंसी refers to a legal process where the assets of the debtor are liquidated or recognized for the benefit of creation। क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं होता है। चलिए छोड़िए, मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ इसमें कौन सा सही है। चलिए देखिए, इसमें ना पहले आपको ये ध्यान रखना है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बारे में पूछा गया है। तो इंसॉल्वेंसी बेसिकली क्या रहता है, अगर कोई कंपनी है वो वैसा सिचुएशन में चल जाता है जब वो अपना लोन जो है ना, वो मतलब जो कर्जा लिया है वो प्रॉपर ढंग से उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, दिवालिया। और जब उसको उसके सारे एसेट्स को, बैंक्रप्टी क्या है, तो बैंक्रप्सी जब है वो उसको डेप्थ को, मतलब उसके लोन को अगर हम पेमेंट नहीं कर पा रहा है और वो क्या कर रहा है, बैंक्रप्सी फाइल कर रहा है जिसमें कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आप वो जो उसका सामान जो है ना, उसके बैंक का या फिर उसके घर का या फिर उस कंपनी का आप बेचो और मतलब बैंक्रप्ट हो गया है। ठीक है, कोर्ट के द्वारा वो बोला जाएगा वो बैंक्रप्ट हो गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर से बोल जा रहा हूँ, वैसा सिचुएशन जब वो पर्टिकुलर व्यक्ति या कंपनी पैसा देने के अवस्था में ना हो, उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। जब कोर्ट ऑर्डर निकल जाता है तो उसको बैंक्रप्सी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है बेसिकली एक रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के लिए वो प्रेजेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है। ये बेसिकली इन विच ईयर वॉज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन अडॉप्टेड। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ये बेसिकली 1956 में अडॉप्ट किया गया था। कहाँ से कैसे किया गया, ये बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। PLI स्कीम के बारे में पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये जो स्कीम है ये ऑफर करता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, मतलब क्यों, तो बूस्ट करना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और अट्रैक्ट करना है लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। हाँ, ये सही है। द स्कीम हैज़ 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स नेमली ग्लोबल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, द कंपनी शैल एक्सटेंड ऑन एवरेज इंसेंटिव ऑफ 8%, मतलब अराउंड 8% नेट इंक्रीमेंट सेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये प्रावधान भी गलत हो जाता है। ठीक है, 2 और 3 हमारा गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब इनकरेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। और देखो द टारगेट जो है वो बेसिकली PLI शैल नॉट इंक्लूड कौन सा लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PCs, सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म्स फैक्टर्स USFF, इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, आप एक बार PLI स्कीम पढ़ लोगे। अब उतना टॉपिक वेग है, बहुत मुश्किल है पूछेगा, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे स्वामित्व स्कीम जो है उनके द्वारा उसके लिए पूछा गया है, तो बेसिकली यहाँ पे ना उल्टा पूछा गया, इनकरेक्ट। ठीक है, देखो आपको ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ना, इस पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखो यहीं से मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे पता है, लेकिन कन्फ्यूज़ मैं खुद से हो जा रहा हूँ। देखो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। ये किसके अंदर है, ये सेंट्रल स्कीम है अंडर पंचायती राज है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना होगा, ये पंचायती राज के अंतर्गत आता है। ये आपका क्वेश्चन मतलब ये इनकरेक्ट में ये हो गया, तो मतलब 1 जिसमें या तो ये होगा या तो ये होगा। देखो मैं अभी आपको ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट किया था ना, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, मतलब 2 तो आपका सही हो गया। अब आपको 3 देखना है। 3 अगर सही है तो CORS मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। क्या ये सही है CORS का मतलब, तो देखो नहीं, ये गलत हो जाता है। CORS जो है ना कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है। ठीक है, मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे COUSL कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। ठीक
ठीक है। तो ये आपका ये भी गलत हो जाता है, तो आपको पता चल गया होगा। इनकरेक्ट में पूछ रहा है तो आपको कौन सा गलत हो गया, 1 और 3। तो 1 और 3 आपको क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वोकिंग द आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अब देखा जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखो देखा जाए तो द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास। मतलब देखो प्रेसिडेंट क्या ये मतलब प्रोविज़न निकाल सकता है कि सैलरी और अलाउंसेस घटा देना है एम्प्लॉय का, तो हाँ ये सही हो जाएगा। उसके बाद मनी बिल ऑफ द फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, यहाँ पे रखना पड़ेगा। साथ ही साथ द प्रेसिडेंट कैन प्रेसिडेंट इशू कर सकता है डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शंस ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑल द एम्प्लॉय ऑफ सर्विंग कनेक्शंस विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन इंक्लूडिंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कर सकता है क्या, तो देखो कैन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये ढंग से पढ़ना होगा, हाँ ठीक है वो कर सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप ऑप्शन से जाते हो, अगर इनकेस आप ऑप्शन से जाते हो तो आपका 1 भी सही है और 3 भी सही है। तो आपको देखना पड़ेगा 1 और 3 कहाँ पे सही है, तो 1 और 3, तो ऑटोमेटिकली 4 भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मनी बिल जो है फॉर अ फाइनेंशियल बिल आर रिजर्व फॉर द कंसिडरेशंस ऑफ द प्रेसिडेंशियल आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 120, ये क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू द स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। देखो स्टैगफ्लेशन के बारे में आपको पढ़ना है ना। देखो वो ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे स्लो ग्रोथ भी होता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टैगफ्लेशन जो होता है ना, ये ना स्लो, सबसे पहले ग्रोथ आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों अकम्पेंड विथ इन्फ्लेशन, महंगाई दर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। देखो आपको जब इतना पता है तो क्या आप इतना सिर्फ इतना रिसोर्सेज से क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो कोई भी क्वेश्चन में ना आपको इतना ही रिसोर्सेज रहेगा पता, आपको उसी से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाई इन्फ्लेशन प्रेशर ड्यू टू द इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ सही है। डिक्लाइन इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ ये भी सही है। हाँ फिर डिक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, नहीं इन्फ्लेशन है तो ये गलत हो जाएगा, डिमांड तो बढ़ जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है। साथ ही साथ एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन 1 और 2 सिर्फ सही हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने समझा दिया, स्टैगफ्लेशन आपको ध्यान रखना होगा, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है, नॉमिनल रेट, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 121, ये क्या कहता है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द ट्रेंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो एफडीआई को कौन डिफाइन करता है, तो देखो एफडीआई के बारे में अगर मैं बता दूं ना, तो देखो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि इट हैज़ इंक्रीज कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल, हाँ ये सही है। अब देखो इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू द वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, ये बी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 122, ये क्या कहता है, देखो हम लोग 122 तक आ गए हैं। तो चलिए देखिए, व्हाट इज़ द करंट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। देखो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम चांसेस है कि गलती हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने भी याद कर लिया है, 5,98,000 है इसका आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ करेक्ट। तो ये नॉन प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं, द एक्सपेंडिचर इज़ ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ बिल्कुल सही है, ये एक्सपेंडिचर जो इंटरेस्ट पेमेंट में होता है, और हाँ बस इसमें यही सही हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इज़ ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो देखो ये आपको इंटरेस्ट पेमेंट में ही होगा, ठीक है, ये आपका आंसर यही होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेंडिचर इज़ ऑन एग्रीकल्चर, नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, ये क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। कौन सा ग्लोबलाइजेशन के लिए सही नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट हैज़ एक्सपैंडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ सही है। इट हैज़ लेड टू ग्रेट फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाँ सही है। देखो बहुत ज़्यादा एफडीआई तो आया है ना, मतलब नगरीकरण, मतलब जैसे देखो ग्लोबलाइजेशन का हुआ है, मतलब एफडीआई मतलब बाहरी लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ ये भी सही है। साथ ही साथ ट्रेड मतलब गिव एंड टेक, मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की भी बढ़ोतरी हुई है। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर दैन इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट, तो ऐसा नहीं है, इम्पोर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर से लाते हैं, एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम है, तो ये आपका नॉट करेक्ट में ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 125, ये क्या कहता है
कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रीच 9.2% ऑफ द जीडीपी ड्यूरिंग द पैंडेमिक फाइनेंशियल ईयर 21। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। साथ ही साथ द फिस्कल डेफिसिट हैज़ मॉडरेट टू 7.7% फाइनेंशियल 22, नहीं ये गलत है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 7.7 है, ये एक्चुअल में कितना था 6.2% था, लेकिन ठीक है, ये आपको प्रेजेंट सिचुएशन में याद कर लेना है। तो देखो अगर ये गलत हो जाता है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और नो ये भी गलत हो गया, तो ये आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट 1857। तो मतलब देखो बेसिकली आपको अगर याद होगा तो रिवोल्ट 1857 क्यों फेल कर गया था, क्योंकि ये पूरा पैंडेमिक नहीं था, मतलब सॉरी पैन इंडिया नहीं था। ठीक है, मतलब कुछ कुछ पोर्शन में ही ये सब फैला हुआ था और पूरे सारे लोगों के का समर्थन नहीं मिला था। द मिलिट्री सुपेरिटी ऑफ द ब्रिटिश, हाँ सही है, बहुत सुपीरियर था, उसके पास ज़्यादा मॉडर्न तौर तरीका था लड़ाई करने का। रिवोल्ट डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी। यूनिफाइड प्रोग्राम वही उसी के बारे में बता रहा है कि यूनिफाइड मतलब यूनिटी नहीं था लोगों में। ठीक है, तो लोग बहुत बटे हुए थे। ठीक है, कुछ लैंडलॉर्ड्स थे जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, कुछ कामकाज के लोग थे वो अब खुद से लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, फिर देयर वॉज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हाँ ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 127, ये क्या कहता है, द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम द मर्डर अटेम्प्ट बाय द फूड पॉइजन इन 1970। तो ये बेसिकली चंपारण सत्याग्रह में गए थे, तो वहाँ पे इनके लिए खाना बना था जिसमें खाने में जहर मिलाया गया था। तो किनके द्वारा बताया गया था, तो बटक मियाँ, ये जो है बटक मियाँ, ये बेसिकली कुक थे, खाना बना रहे थे, इन्हीं के द्वारा गांधी जी को बचाया गया था। इन्होंने बताया था कि इसमें जहर आप मत खाओ। अब देखो यहाँ पे लिखा है भक्त मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-1938 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय whom। तो भक्त मूवमेंट आपको ऐसे ही नॉर्मली याद रखना होगा, ये किनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए एक बार ऑप्शन भी देख ले। क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जयप्रकाश नारायण नहीं। स्वामी सहजानंद सरस्वती, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो भक्त मूवमेंट का टाइम पीरियड आपको ये याद रखना है। ठीक है, और किनके द्वारा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, देखो आपको ये याद इसलिए रखना है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बेसिकली बिहार के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बता रहा है। तो होम रूल मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, खेड़ा सत्याग्रह और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ये हो सकता है यहाँ पे क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ रहा होगा। ठीक है, तो देखो आपको ना ये हिस्ट्री ना क्रोनोलॉजी ऑर्डर से ही याद रखना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट वो वही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए चलिए एक एक करके सबका टाइम पीरियड हम देखते हैं। तो देखो सूरत स्प्लिट कब हुआ था, तो सूरत स्प्लिट 1907 को हुआ था। ठीक है, होम रूल मूवमेंट आप देखोगे तो होम रूल मूवमेंट का टाइम पीरियड क्या था, तो होम रूल मूवमेंट बेसिकली 1915 आप याद रखो ना। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स तो आपको पता ही होगा, ये 1909 में आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट, उसके बाद क्या हुआ 4, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1, उसके बाद आपका हो गया खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखो लॉर्ड लिटन इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लॉर्ड लिटन बेसिकली किससे एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द स्टार्की कमीशन, नहीं इससे हैं, आर्म्स एक्ट इससे भी हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन लाए थे और लॉर्ड रिपन ने हटाया था। लॉर्ड लिटन लाए थे, लॉर्ड रिपन ने हटाया था। इल्बर्ट बिल जो है ना, ये बेसिकली लॉर्ड लिटन से एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि देखो इल्बर्ट बिल जो है ये कब लाया गया था, तो देखो इल्बर्ट बिल का टाइम पीरियड 1883 था। और ठीक है, और लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड जो था वो बेसिकली 1876 से लेके 1880 था। ठीक है, बहुत क्लोज पूछा है, आपको ध्यान रखना होगा ये, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सा ट्रीटी साइन किया गया था, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 1765 में हुआ था। ठीक है, अगर और प्रिसाइज याद रखना है तो 18 अगस्त 1765 को हुआ था। किनके बीच में हुआ था, तो शाह आलम 2, आपको ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, शाह आलम 2 के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में साइन किया गया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 132। तो 132 क्या कहते, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश ईस्ट फैक्ट्री एट पटना। तो कौन से साल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री पटना में सेटअप करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बेसिकली ये 1648 में इन्होंने अपना फैक्ट्री सेटअप किया था। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी एक बार फिर से मैं देख के बताता हूँ, वेट फॉर 1635 में कब कौन आया था, 1632 में एज इन
अंग्रेज आ गए थे, ठीक है। तो हाँ 1632 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1632 में पटना में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री सेटअप किया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। तो आपको ये याद रहना चाहिए, बेसिकली जो हंगर स्ट्राइक है बेसिकली महात्मा गांधी सबसे पहली बार कब यूज़ करते हैं, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यूज़ करते हैं क्या। चलिए अगर मान लो टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो सबका कब कब होगा, तो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली, अरे पेंसिल नहीं चल रहा है क्या, हाँ 1920 का टाइम पीरियड था। बारडोली सत्याग्रह का टाइम पीरियड क्या था बताओ। और यहाँ पे अहमदाबाद स्ट्राइक का टाइम पीरियड क्या था 1918 में। और रोलाक सत्याग्रह 1919 याद कर लो, ठीक है। देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। 1917 करोगे ना तो हाँ ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखो 134 द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 witnessed significant contribution from leader of Bihar, which prominent Bihar leader was known as the Bihar Kesari, as actively participated in Indian क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार केसरी ने पार्टिसिपेट किया था। तो बिहार केसरी किन को बोला गया है, तो श्री कृष्ण सिंह को बोला गया है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी बोला गया है। और क्विट इंडिया का टाइम पीरियड 1942 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, देखो ये आपको याद रखना है, ये चीफ मिनिस्टर थे बिहार के कब से कब तक, 1946 से लेके 1961 तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 135, ये इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू। तो देखो तो उन्होंने इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रीरियन कमेटी, उन्होंने ये किया था, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये सब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि देखो आप बीपीएससी दे रहे हो तो आपको चंपारण सत्याग्रह बिहार स्पेसिफिक बहुत सारी डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा कुछ समझाया नहीं। देखो यहाँ पर हम देखते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया था। तत्वबोधनी सभा ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा लाया गया था। और आत्मीय सभा ये किनके द्वारा, तो बेसिकली ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लाया गया था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 137 है, तो अम्बाबाई वुमेन फ्रीडम फाइटर जो हैं वो कहाँ बिलोंग करती थी, तो किस स्टेट से बिलोंग करती थी ये पूछा जा रहा है। तो देखो अम्बाबाई हैं, ये बेसिकली कर्नाटका से बिलोंग करती थी, ठीक है। ये एक फाइटर थी, मतलब फ्रीडम फाइटर थी, जिन्होंने अपने 16 साल में ही मतलब उनके पति की मृत्यु हो गई थी, विडो हो गई थी वो, और उसके बाद से ही उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 138 है यहाँ पे, तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो आपको ये याद रहना चाहिए, पैथिक लॉरेंस ये थे, एवी अलेक्जेंडर ये थे, जे एंड्रयू जो थे ना वो नहीं थे। ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे एंड्रयू इसके आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे याद भी होना चाहिए। देखो पैथिक लॉरेंस थे और स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर। स्टैफर्ड क्रिप्स यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 139, तो 139 में द इंडियन कांग्रेस वॉज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वल्व थ्योरी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द थ्रेट विच लीडर सेड दैट। ये किनके द्वारा बोला गया था, तो देखो ये बेसिकली बोला गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बेसिकली सेफ्टी वल्व थ्योरी के द्वारा बनाया गया है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ्रॉम द थ्रेट। तो सेफ्टी वल्व थ्योरी इन्हीं के द्वारा ये बोला गया था, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 को बाई A.O. ह्यूम, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग of Indian National Congress session the resolution related to the fundamental rights were passed for the first time। तो पहली बार फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन कब पारित किया गया था, ये कराची सेशन 1931 में हुआ था। देखो कराची सेशन जो है बेसिकली फंडामेंटल राइट पास किया गया था वहाँ पे, और इसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे, तो हमारे लौह पुरुष इनको आप लोग बोलते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कराची में हुआ था 1931 में, और इनको प्रिसाइड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जितने भी क्वेश्चंस है ना उसको मैंने बहुत थॉरोली डिस्कस कर दिया है। ये PDF आपको अपलोड हो जाएगा अब मेरे टेलीग्राम चैनल में, आप एक बार ध्यान दोगे। साथ ही साथ देखो ये BPSC PYQ जो है ये 67 से लेके 48 तक मैंने सेक्शन 1 जो कि एंशंट एंड मिडिवल हिस्ट्री है, सेक्शन 3 इंडियन पॉलिटी, सेक्शन 2 मॉडर्न हिस्ट्री, ये सभी मैंने डिस्कस किया है। आप एक बार देखोगे, क्योंकि देखो विदाउट PYQ आपका मतलब क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या नहीं पूछ रहा है। विदाउट दैट हाउ वुड यू क्वालिफाई,
ठीक है, आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एक बार PYQ देख लोगे तो आपको आसानी होगी कि क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछता है, तो वो आपका टॉपिक ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर वीडियो। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो 78 BPSC का जो PYQ है उसको डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।